हेलो, RPED ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा 10th की मैथ बुक बहुपद, और बहुपद में हमने पिछले कुछ वीडियो में इनके परिचय से लेकर के एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं अगली एक्सरसाइज 3.4। इनके कुछ क्वेश्चन हम करके देखेंगे, रहे हुए या छूटे हुए क्वेश्चन आप स्वयं करके देखेंगे ताकि आपका भी अभ्यास हो सके। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ध्यान दीजिए, पिछले कुछ वीडियो हैं उनमें मैंने द्विघात समीकरणों को हल करने की विधियां बताई थी। उनमें पहली विधि थी गुणनखंड विधि, और आज हम पढ़ रहे हैं दूसरी विधि, उसकी पूर्ण वर्ग विधि। इसके लिए मैंने सूत्र भी डेरिवेटिव करके बताया था, जो श्रीधर आचार्य सूत्र कहलाता है। उसी सूत्र की जो प्रोसेस है, डेरिवेशन की जो प्रोसेस है, उसी प्रकार हम इन्हें भी हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना 3x² - 5x + 2 = 0। यदि आपको द्विघात समीकरण इस प्रकार का दिया जाता है तो सबसे पहला काम होगा कि जो वेरिएबल x² है यहाँ पर, इसका जो गुणांक है 3, उसे हमें हटाना है। यानी 3 यहाँ से हटाने के लिए इन सभी पदों में 3 होना आवश्यक है, ताकि हम 3 को कॉमन लेकर के राइट हैंड साइड में लिखे हुए शून्य में उसका भाग दे सकें। तो यहाँ से 3 हट सकता है, लेकिन पहले इनके पास 3 नहीं है, उसे हमें इन्हें 3 पहले देना होगा और फिर कॉमन लेना होगा। तो इनके पास 3 लिखने की प्रक्रिया क्या है, ये हम यहाँ देखेंगे इसके सॉल्यूशन पार्ट में। 3x² - 5 × 3/3 × x और +2 × 3/3 = 0। ध्यान दीजिए, अब ऊपर सभी पदों में 3 विद्यमान है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 3 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बच रहा है x² माइनस का 5/3 × x, ये 3 बाहर आ गया है, और प्लस यहाँ बच गया 2/3 = 0। इस 3 का उधर भाग दे देंगे तो 0 में 3 का भाग लगने का मतलब राइट हैंड साइड फिर से 0 हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं x² माइनस का 5/3x और प्लस 2/3 = 0, या 0/3। ये 3 का इधर हम भाग दे सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर आपको मैंने पूर्ण वर्ग विधि में बताया था कि जो x का गुणांक आता है 5/3, जहाँ चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें इस संख्या पर ध्यान देना है जो x के गुणा में लिखी हुई है 5/3। तो 5/3 का आधा क्या होगा? 5/3 का आधा कितना होगा? 5/3 × 2। ये मैंने पहले भी बताया है कि हर को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो राशि आधी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया 5/6, यानी 5/3 का आधा 5/6 होता है। तो 5/6 का क्या करेंगे हम? वर्ग। यहाँ पर लिखेंगे 5/6 का वर्ग, मतलब 5/6 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये हो गया x² माइनस का 5/3x और प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 5/6 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, 5/6 का वर्ग और प्लस का 2/3 यहाँ पहले से चल रहा है = 0 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम दोनों पक्षों में ये समान राशि जोड़ देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो जाता है? पूर्ण वर्ग भाग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं x - 5/6 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू बच गया ये आपका 25/6
36 यानी 5/6 का वर्ग 25/36 और ये प्लस का चिन्ह उधर पक्षांतर होकर के माइनस का हो जाएगा 2/3। इस प्रकार यहाँ पर ये राशि हमें प्राप्त हो चुकी है। अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ रहा है 36। तो ये 25 माइनस 3 का भाग 36 में 12 बार जाता है, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी अपने पास बच रहा है अब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36, यानी यहाँ 25 में से 24 बाकी निकल जाएगा, तो यहाँ बच रहा है 1/36। इस प्रकार यहाँ पर ये जो राशि प्राप्त हुई है उसे हम लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको हम इस भाग में या इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा और माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1/6 का वर्ग 1/36 इन दोनों ही स्थितियों में पूर्ण होता है, तो हम 1/36 को प्लस माइनस 1/6 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों पक्षों में समान है तो घात निरस्त हो जाएगी। यहाँ बचेगा अपने पास x माइनस 5/6 इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस और माइनस 1/6 बचेगा। अब ये जो भाग है बायां भाग, इसके साथ ये जो दायां भाग है उसका एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह लेते हुए 2 बार लिखेंगे, यानी x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6 और दूसरी बार लिखेंगे x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1/6। ये 2 बार मैंने एक बार प्लस और एक बार माइनस के साथ ये बायां पक्ष लिख दिया है। अब इनका हम पक्षांतर करवा लेंगे, तो x बराबर 1/6, ये माइनस का 5/6 राइट हैंड साइड में जाकर प्लस का 5/6 हो जाएगा। ऐसे ही इस पार्ट में भी हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/6 है, ये प्लस का 5/6 प्राप्त होगा। यानी अब हम राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लेते हैं दोनों ही भागों में। तो दोनों ही भागों में एलसीएम लेने का मतलब हो गया कि यहाँ 1 + 5 आएगा और यहाँ पर -1 + 5 आएगा। ये भिन्नों का जोड़ बाकी है जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो x बराबर हमारे पास आ रहा है 5 और 1 6/6 और दूसरा पार्ट आ रहा है x बराबर ये 4/6। इनका सरलतम रूप लिखें तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा x बराबर 1, यानी 6 से 6 कट जाएगा, या 6 में 6 का भाग एक बार जाता है, और इधर x बराबर ये 2 से कटते हैं तो ये 2/3। इस प्रकार से आपको जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसका हल पूर्ण वर्ग विधि से निकाल कर इसके शून्यक निकाल लेते हैं, जो कि x बराबर 1 और x बराबर 2/3 प्राप्त होते हैं। तो आप इन्हें लिख सकते हैं। अतः x बराबर 1 और दूसरा मूल है 2/3। इस प्रकार से दोनों शून्यक ज्ञात हो जाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट, यानी इसी क्वेश्चन का जो मैंने चौथा पार्ट यहाँ लिख रखा है उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसी विधि द्वारा हल करेंगे, उसे भी हम इसका हम हल यहीं से शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर x² का गुणांक आ रहा है 4। इस 4 को यहाँ से हटाने के लिए इन सब के पास 4 होना चाहिए, लेकिन जो अंतिम पार्ट है अचर पद, इसके पास 4 नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको हम 4 दे करके 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 देने की प्रक्रिया होगी
4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 3 गुणा 4/4 इक्वल टू 0। ऊपर नीचे हम 4 से गुणा करवा देंगे तो इसका मतलब ऊपर अब 4 विद्यमान है, तो 4 तीनों पदों में होने के कारण उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 4 कॉमन लेने के बाद अपने पास बच रहा है x² प्लस अंडर रूट 3x और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3/4 इक्वल टू 0। 4 का उधर भाग दे देंगे तो यहाँ x² प्लस अंडर रूट 3x और प्लस 3/4 इक्वल टू 0 बटे क्या हो जाएगा 4। ये राइट हैंड साइड में शून्य के नीचे इसका भाग लग जाता है, यानी वज्र गुणा हो गया ये। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया है मैंने कि x का गुणांक लेंगे जो कि यहाँ अंडर रूट 3 है, उसका आधा करेंगे, यानी अंडर रूट 3 का आधा, अंडर रूट 3 का आधा कितना होता है अंडर रूट 3/2 का वर्ग क्या होगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, इसके दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो यहाँ x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस ये जो वर्ग हो रहा है अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये जोड़ दिया है, प्लस यहाँ 3/4 पहले से चल रहा है इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड में भी जोड़ दिया है, यानी ये जो अंडर रूट 3 का आधा आ रहा था अंडर रूट 3/2 उसका वर्ग दोनों पक्षों में हमने इधर और इधर जोड़ दिया है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पूर्ण वर्ग हो चुका है, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर और शेष भाग बच गया आपका 3/4। ध्यान दीजिए ये जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं 3/4, यानी इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 4। और ये जो बाईं और प्लस का लिखा है ये भी राइट हैंड साइड में जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 3/4। यानी अब इस स्थिति में अपने पास बच गया x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 3/4 में से 3/4 बाकी निकल रहा है तो यहाँ 0 बचेगा, यानी ये भाग क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे, तो हम 0 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 0 या 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब यहाँ पर ये वाली स्थिति कैंसिल हो जाती है, या हम इसको कैंसिल नहीं करें तो इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर हटा देते हैं, ये 2 रहने देते हैं। दूसरी स्थिति में हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार हम इस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3/2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3/2 इक्वल टू 0, यानी ये 2 रेखिक गुणनखंडों का गुणनफल है ये पार्ट, जो कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ये तभी 0 होगा जब इनमें से कोई एक या फिर दोनों 0 हो, तो आप लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0 और दूसरा भी है x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। इसका पक्षांतर करवा देंगे तो x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 और दूसरा भी माइनस अंडर रूट 3/2। इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण के 2 शून्यक हैं जो कि समान हैं प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरे क्वेश्चन के ये 2 पार्ट मैंने लिखे हैं, इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन प्रश्न में लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है, यानी मूलों का अस्तित्व है, तो फिर उनको हम श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनके मूलों का अस्तित्व यानी हमें मूलों की प्रकृति के बारे में जानना होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं
हल व्यापक रूप, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे अपन। कौन सा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना, यानी इसकी तुलना करवाएंगे। तो a का मान क्या होगा? a बराबर 9, b का मान क्या होगा? 7 और c का मान क्या होगा? -2। इस प्रकार से हम इनके गुणांकों की तुलना करवा लेंगे। अब ज्ञात करेंगे हम विवेचक। ये पिछले वीडियो जो मैंने बना करके डाले हैं उनमें विवेचक की मैंने चर्चा की है। तो यहाँ जो विवेचक होता है उसको हम d से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इससे इसके मूलों की प्रकृति का पता चल जाएगा। मान रखेंगे b का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 9 और इंटू c का मान है -2। यहाँ पर ये हो गया 49 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस के कितने हो गए? 9 चौक 36 दूनी 72, इनका गुणनफल। इनको हम जोड़ लेंगे तो 9 और 2 11 और 7 और 4 11 और 1 12, 121 प्राप्त हो रहा है। और 121 एक स्क्वायर रूट नंबर है, यानी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि धनात्मक है। यानी हम इसे लिख सकते हैं 11 का वर्ग, जो कि 0 से बड़ी एक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और मैंने नेचर ऑफ रूट्स बताते समय ये बताया था कि अगर ऐसी संख्या प्राप्त हो रही है जो कि धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसके लिए मैंने बताया था कि इसके मूल अतः मूल क्या होंगे? वास्तविक। वास्तविक क्यों होंगे? क्योंकि ये जो संख्या है ये श्रीधराचार्य सूत्र में जो वर्गमूल के अंदर राशि आ रही है उसकी जगह लिखी जाएगी, तो वर्गमूल का चिन्ह यहाँ स्क्वायर के कारण निरस्त हो जाएगा, यानी वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो उस स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगी वो वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वर्गमूल के अंदर लिखी हुई संख्याएं ही जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वही अपरिमेय होती हैं, बाकी परिमेय हो जाती हैं। इसलिए इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और साथ में असमान। असमान हैं। क्यों है असमान? क्योंकि उसी सूत्र में हम एक बार प्लस और एक बार माइनस का चिन्ह काम में लेंगे तो दो अलग अलग अक्ष के मान हमें प्राप्त होंगे, इसलिए असमान होंगे। तो जब हमें इनके मूलों की प्रकृति का पता चल गया कि मूल वास्तविक, परिमेय और असमान हैं, तो इनका मतलब है कि इसके मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। तब क्या करेंगे? हम श्रीधर आचार्य सूत्र लिखेंगे। श्रीधर आचार्य सूत्र लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो जाता है तो आप उसके मूल श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम x बराबर लिखेंगे, इसका फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ये सारे मान रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x बराबर माइनस का चिन्ह आ रहा है, b का मान कितना है? 7, तो ये 7 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में ध्यान दीजिए ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम निकाल चुके हैं जो 11 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप यहाँ 11 का स्क्वायर लिख देंगे बटे 2 गुणा a का मान कितना है? 9, ये रख लेंगे। यानी x बराबर इसका सरलतम रूप हो गया -7 और प्लस माइनस
11/9। ध्यान दीजिए, मैं इस संख्या की बात कर रहा था। यहाँ पर ये संख्या है, उसमें स्क्वायर है वो वर्गमूल से हट जाता है, तो यहाँ केवल 11 ही रह जाएगा। इसलिए ये क्या है, वास्तविक होने के साथ साथ परिमेय, और प्लस माइनस का चिन्ह अलग अलग प्रयुक्त करेंगे तो 2x के अलग अलग मान प्राप्त होने के कारण असमान होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -7 + 11/9, और दूसरा लिखेंगे -7 - 11/9, यानी प्लस का 11 और माइनस का 11 दो बार हम अलग अलग प्रयुक्त कर लेंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं x बराबर 4/9, और दूसरा लिख सकते हैं -2। इस प्रकार मूलों का अस्तित्व बताते हुए हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल हैं वो श्रीधर आचार्य सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार ये दूसरा इसका जो क्वेश्चन है इसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहीं से शुरू कर देते हैं। ये श्रीधर आचार्य सूत्र रहने देंगे अपन, क्योंकि अगले इस क्वेश्चन में भी इसे हमें काम में लेना है। तो क्वेश्चन है अपना √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसका भी हम हल शुरू करते हैं यहाँ पर। तो व्यापक रूप कौन सा है, ax² + bx + c = 0 से इसकी भी हम क्या करवाएंगे, तुलना। तो ध्यान दीजिए, a का मान कितना होगा, √2, तो a बराबर √2 हो जाएगा। b बराबर 7 है इसमें भी ये वाला, और c बराबर हो गया 5√2। अब मूलों की प्रकृति के लिए हम क्या करेंगे, इसका विवेचक लिखेंगे। विवेचक होता है d = b² - 4ac। इसमें हम मान रखेंगे, तो मान हो गए b का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान है √2 इंटू c का मान है 5√2। इसको हम सरल करेंगे तो ये हो रहा है 49। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, और माइनस यहाँ ध्यान दीजिए 5 चौक 20, और 20 को ध्यान दीजिए √2 को √2 से गुणा करवाते हैं तो 2 आ जाता है। तो 20 को किससे गुणा करवाएंगे, 2 से, तो 20 दूनी 40। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 9, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी जो विवेचक आ रहा है ये वाला √3 का स्क्वायर, ये एक धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 9 एक धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके मूलों की प्रकृति भी क्या होगी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये सूत्र काम में लिया जा रहा है इसमें ये जो विवेचक है इसके अंदर यहाँ √3 लिखा जाने का मतलब, ये 3 का स्क्वायर लिखा जाने का मतलब ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मूल क्या हो गए, वास्तविक। अतः मूल वास्तविक, परिमेय तथा असमान हैं। अर्थात आप लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है। तब मूल ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो बराबर -7, यानी b का मान यहाँ देखिए 7 लिखा है, प्लस माइनस अंडर रूट में लिखेंगे 3 का स्क्वायर, जो हम यहाँ ज्ञात कर चुके हैं, b² - 4ac का मान 3 का स्क्वायर है, और बटे में क्या लिखेंगे 2 गुणा ये a का मान √2 लिख देंगे, यानी ये हो गया -7 + -3 बटे 2 √2। यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार प्लस और एक बार माइनस का चिन्ह प्रयुक्त करेंगे, तो -7 + 3 बटे 2 √2 और -7 - 3 बटे 2 √2। इनका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस का 4 बच रहा है, तो -4 बटे 2 √2
और ये बच रहा है माइनस का 10/2 अंडर रूट 2। -7 और -3 माइनस का 10 हो जाता है। इनका सरलतम रूप निकालें तो x बराबर हमें प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिए ये 2 से 2 बार कट जाता है, तो माइनस का 2 अंडर रूट 2 और इधर वाला बच गया माइनस का 5 अंडर रूट 2। ये भी 2 से 5 बार कट जाता है। अब ये जो शून्य हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये जो हैं इनका जो डिन्यूमरेटर है, हर है, वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसके हरों का परिमेयकरण कर देंगे। और हरों का परिमेयकरण करने के लिए हम करते हैं माइनस का 2 अंडर रूट 2 है, इसको अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दो, यानी जो नीचे अपरिमेय संख्या लिखी है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस का 5 अंडर रूट 2 है, तो इसको भी आप अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए। तो ये हो गया x बराबर -2 अंडर रूट 2/2। नीचे ध्यान दीजिए 2 गुणा 2 2 हो जाता है, और ये हो गया माइनस का 5 अंडर रूट 2/2। ये वाला 2 फिर कैंसिल हो रहा है, तो x बराबर माइनस का अंडर रूट 2 और दूसरा आ गया माइनस का 5 अंडर रूट 2/2। इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के शून्यक भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका हमने अस्तित्व बताया है। कई समीकरण ऐसे आएंगे जिनमें ये विवेचक यहाँ क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसलिए ऋणात्मक आएगा तो आप क्या कहेंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक या सम्मिश्र होंगे। बस क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाएगा और उसके नीचे लिख देंगे कि इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। आगे ये श्रीधर आचार्य सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यहाँ विवेचक शून्य भी आ जाता है तो भी मूलों का अस्तित्व होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ श्रीधर आचार्य में यहाँ विवेचक की जगह आप शून्य लिखेंगे तो ये पार्ट हट जाता है और -b/2a इसके जो 2 मूल बचेंगे वो वास्तविक होंगे, परिमेय और समान होंगे। ये हमने पीछे जो वीडियो पढ़े हैं उनमें क्लियर किया गया है, तो वहाँ से भी आप इसको समझ करके फिर हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यहाँ मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ इसका। ऐसे ही इसमें 2 क्वेश्चन और हैं आगे जिनको आप स्वयं हल करने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें थोड़ा मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि ये जो क्रमागत विषम धनात्मक, समधनात्मक या फिर क्रमागत कोई भी संख्या किस प्रकार से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आगे कितने भी लिख सकते हैं अपन, ये सभी क्रमागत धनात्मक संख्याएं होती हैं। लेकिन हम बीजगणित में इनको किस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं या फिर मानते हैं उसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको पार्ट बताऊँगा। यानी यहाँ पर जो 1 है इसको मैं x मान लूँगा। क्या मान लूँगा? x। और ये जो संख्याएं हैं इनको मैं बारी बारी से दोबारा इस प्रकार से लिखूँगा। इसको मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 + 2 लिख सकता हूँ, इसको 1 + 3, 1 + 4, 1 + 5, 1 + 6, इस प्रकार आगे सभी संख्याओं को मैं तोड़ सकता हूँ 2 संख्याओं के योग के इस रूप में। अब यहाँ पर पहले स्थान पर सभी में 1 लिखा है, उनके स्थान पर मैंने यहाँ जो 1 बराबर x माना है उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर x हो गया, दूसरा हो गया x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, इस प्रकार आगे सभी क्रमागत धनात्मक संख्याओं को हम 2 पदों वाले एक बीजीय व्यंजक द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है उसके आधार पर इनमें से हम क्रमागत संख्याएं काम में लेते हैं। जैसे कि ये कह रहा है क्रमागत विषम संख्याएं काम में लीजिए, तो आप विषम संख्याओं को यहाँ देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इनमें से कितनी लेनी है वो प्रश्न पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 2 क्रमागत विषम संख्याएं लेनी है तो इसका मतलब 1 के लिए मैंने क्या निकाला है, x,
और फिर दूसरी है 3 लगातार, यानी कंटिन्यू 3 है तो मैं x + 2 को चुनूंगा। अगर आपको यहाँ सम की बात कर रहा है तो आप सम देखिए 2 है तो आप पहले x + 1 को चुनेंगे, उसके बाद किसको चुनेंगे, x + 3 को चुनेंगे। अगर 3 पूछता है तो फिर x + 5 को चुनेंगे, क्योंकि 6 के लिए यहाँ x + 5 है। तो 2 चुनेंगे तो 2 ले लेंगे, 3 ले रहे हैं तो 3 ले लेंगे, 4 ले रहा है तो 4 ले लेंगे। लेकिन यहाँ से तय करेंगे हम कि विषम संख्याएं कौन सी हैं, सम संख्याएं कौन सी हैं, और क्वेश्चन में क्रमागत संख्याओं की बात करता है तो फिर x + 1, x + 2, x + 3 कंटिन्यू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम जो बीजगणित में ऐसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनके लिए हम जो वेरिएबल है या जो बीजीय व्यंजक है उसको किस प्रकार से लिखते हैं या मानते हैं, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, अपने क्वेश्चन में है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, एक तो x और दूसरा x + 2 है। तो यहाँ हम मान लेंगे, माना 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x + 2 है। ये मैंने मान लिए हैं यहाँ से x और x + 2, ये विषम की बात कर रहा है तो विषम का 1 और 3 वाला ले लेते हैं। अब प्रश्न में क्या करना है कि इन दोनों के वर्गों का योग, ये जो मैंने लिया है इनके वर्गों का योग करेंगे। तो प्रश्नानुसार हम यूज करेंगे इसका वर्ग यानी इसकी 2 घात, और इसका वर्ग यानी x + 2 की भी 2 घात, और इन दोनों का क्या करेंगे, योग, बराबर कितना होता है 290। तो ये 290 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो पद प्राप्त हो रहा है ये एक 2 पदों का स्क्वायर है, इसलिए इसको बीजगणितीय सरसमीका a + b के होल स्क्वायर से इसका एक्सटेंशन कर देंगे, यानी प्रसार कर देंगे। तो ये हो गया x² प्लस इसका प्रसार क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab और प्लस b² के माध्यम से। तो ये हो गया x² + 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर, यानी ये हो गया x² और x² कितना हो गया 2x² प्लस 2 दूनी 4x और प्लस का 4। इस प्रकार से इसका प्रसार हो गया है। बराबर क्या चल रहा है 290, इधर भी बराबर चल रहा है 290। यानी अब हम यहाँ से 290 को इधर पक्षांतर करवा लेंगे, तो 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस का 290 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच रहा है अपने पास 2x² प्लस 4x माइनस 290 में से 4 कम कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 286 इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर x² प्लस 2x और माइनस 143 इक्वल टू 0 बचेगा। अब यहाँ पर 2 को हम इधर भाग देकर के छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 2x और माइनस 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह एक द्विघात समीकरण है। इसकी सहायता से हम इसके 2 मान यानी इसके 2 हल निकालेंगे। अब इसके 2 हल निकालने के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र का। तो इसका व्यापक रूप लिखेंगे, यानी व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx माइनस प्लस c बराबर 0 से क्या करवा देंगे तुलना करवाएंगे। तो a का मान यहाँ क्या है 1, b बराबर 2 और c बराबर माइनस का 143।
43। अब यहाँ पर x बराबर श्रीधर आचार्य सूत्र लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें इसके मान रख देते हैं। तो मान रखने पर x बराबर प्राप्त होगा माइनस b का मान क्या है अपने पास, b का मान है 2, तो ये 2 रिप्लेस करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा, ये देखो 4 गुणा ये है बी स्क्वायर माइनस यानी 2 का स्क्वायर रख दिया, माइनस 4 गुणा a का मान क्या है 1 इंटू सी का मान माइनस का 143 है बटे 2 गुणा 1 का मान रिप्लेस कर देंगे। अब इसे हम सरल करेंगे तो x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ ध्यान दीजिए 2 का वर्ग होता है 4 और ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में गुणा हो रहे हैं तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब आप इनको गुणा करवाएंगे तो 143 को किससे गुणा करवाएंगे 4 से, तो 4 तिये 12 और 14 चौक 56 और 1 57, ये 512 572 हो चुका है। अपॉन नीचे आ रहा है 2 एकम 2 यानी x बराबर -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 576 बटे 2। ये जो 576 आ रहा है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर। उससे ये रूट का जो चिन्ह है वो निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x बराबर -2 प्लस माइनस 24 बटे 2। इस प्रकार से ये जो संख्या 24 प्राप्त हो रही है ये एक परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्याओं का योग या अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ से हम एक बार प्लस और एक बार माइनस का चिन्ह प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इनका चिन्ह प्रयुक्त होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस का 24 बटे 2 और दूसरा -2 माइनस का 24 बटे 2, अर्थात x बराबर हो गया 22 बटे 2 और दूसरा हो गया माइनस के 26 बटे 2, यानी x बराबर ये 11 हो गया और ये माइनस का 13। इस प्रकार से ये 2 संख्या हमें प्राप्त हुई हैं। लेकिन ध्यान दीजिए हमने ये जो 2 मूल प्राप्त किए हैं इनमें ये जो पहली धनात्मक संख्या है उसको हम काम में लेंगे, क्योंकि हम 2 क्रमागत विषम धनात्मक संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो माइनस का 13 आ रहा है उसे हम प्रयुक्त नहीं करेंगे। इसमें हम x का कौन सा मान प्रयुक्त करेंगे, जो धनात्मक मान हमें प्राप्त हो रहा है 11। तो यहाँ पर जो हमने 2 संख्याएं मानी थी उनमें पहली संख्या क्या होगी 11 और दूसरी संख्या क्या होगी 11 प्लस 2 13। तो ये आप यहाँ स्पष्ट लिख देंगे। अतः 2 क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं, पहली क्या होगी 11 और दूसरी हो जाएगी 11 प्लस 2 बराबर 13। इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो जाएंगी।